हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एटी क्लासेस। मेरा टारगेट है कि मैं अपने चैनल पे एक लाइब्रेरी क्रिएट करूँ जहाँ पे आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को अध्ययन कर सके, ऑडियो की तरह सुन सके, वीडियो की तरह देख सके और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर सके। और आशा यही है कि ये लाइब्रेरी आपकी सफलता का साधन बने। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी पे, जिसको कि हम करण चौधरी के बुक से कवर कर रहे हैं। करण चौधरी की बुक जो कि ईपीएफओ के लिए सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है और ये चौथा संस्करण है, यानी आपको सारी चीज़ें इसमें अपडेटेड मिल रही हैं। तो आइए हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी उसमें हम सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो योजनाएं लाई गई हैं उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर, आप जिस भी एजुकेशन ग्रुप में ऐड है वहाँ पे आप शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। सोशल सिक्योरिटी क्या है? सामाजिक सुरक्षा श्रम कल्याण का एक मुख्य संगठक है। श्रम कल्याण का अभिप्राय ऐसे सभी सेवाओं, सुख साधन और सुविधाओं से है जो कर्मचारियों को दी जाती है, जो उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार लाती है और जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। उद्यम द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा को न केवल अपने परिस्थितियों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि यह स्वास्थ्य देखभाल सहित उनके परिवारों की भी रक्षा करती है। सामाजिक सुरक्षा में ये परिकल्पना की जाती है कि कर्मचारियों को सभी तरह के सामाजिक जोखिमों से रक्षा की जाएगी जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में अनावश्यक मुश्किलें उत्पन्न करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वो सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ गठित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, वो सामाजिक सुरक्षा है। ये जोखिम रोग है, मातृत्व है, अयोग्यता, वृद्धावस्था और मृत्यु है। इन संदिग्धताओं की ये विशेषता होती है कि व्यक्ति को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। इस परिभाषा के अनुसार सरकारी नीति में कई सुरक्षात्मक कार्य सम्मिलित होने चाहिए। ऐसी सभी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा में लिया जाना चाहिए जो कर्मचारी को आश्वस्त कर सके अथवा जब श्रमिक कमाने योग्य ना हो तो उसे लाभान्वित कर सके और उसे पुनः काम करने पर लगाने में सहायक हो। इसी पे विलियम बेबरिज ने कहा है, विलियम बेबरिज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है। सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो कि व्यक्ति को संकट के समय अथवा उस समय जब उसकी कमाई कम हो जाए और जन्म, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करती है। वो है सामाजिक सुरक्षा, विलियम बेबरिज के अनुसार। तो इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से आशय ये है कि उससे व्यक्ति को जीवन में कुछ जोखिमों तथा आकस्मिक घटनाओं के भार से सुरक्षा मिलती है, जो भार वो स्वयं वहन करने में असमर्थ होता है, सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से वो वहन कर सकता है। हानि की मात्रा एक प्रकार से समाज के कई लोगों में बढ़ जाती है। सामान्यतः तौर से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निजी स्तर पर किए गए सुरक्षा कार्य सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा का विकास कैसे हुआ? सामाजिक सुरक्षा शब्द का उद्गम औपचारिक रूप से सन 1935 से माना जाता है, जबकि प्रथम अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहले अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसी वर्ष बेरोजगारी, बीमारी और वृद्धावस्था बीमा की समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया। 3 साल बाद 1938 में सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग न्यूजीलैंड में किया गया, जब पहली बार बड़े पैमाने पे ये योजना लागू की गई। इसके बाद सन 1941 में अटलांटिक चार्टर के रहन सहन के स्तर पर और उनकी आर्थिक दशा में सुधार कर सके। 1943 में सर विलियम बेबरिज द्वारा एक नई योजना बनाई गई। कब? 1943 में।
उन्होंने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बीमा एवं संबंधित सेवाओं के अंतर्गत ब्रिटिश जनता को अभाव से मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने का सुझाव दिया। इस शब्द का प्रयोग एलसी मार्श द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट कनाडा में सामाजिक सुरक्षा तथा नेशनल रिसोर्सेज बोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट में भी किया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय शासन पर डाला गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कुछ बातें शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी बातें शामिल की जाती हैं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए? अनिवार्य सामाजिक बीमा, ऐच्छिक सामाजिक बीमा के कुछ प्रारूप, सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं जैसे कि बोनस, भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड का भुगतान, पारिवारिक भत्ता, सामाजिक सहायता और जन स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे ही कुछ बातों को शामिल किया जाता है सामाजिक सुरक्षा के लिए। आधुनिक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं क्या क्या हैं? आधुनिक समय में सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा का मिश्रण, जिसमें विभिन्न जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। सर्वव्यापी योजना का होना और पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान होना, ये दो बातें इस कार्यक्रम की विशेषता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति श्रमिक आत्मीयता अनुभव करे और कठिनाई के क्षणों में इस पर आश्रित रह सके। सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं, जैसे योजना का उद्देश्य बीमारी की रोकथाम या इलाज करना होना चाहिए और अनिच्छापूर्वक घटित होने से सुरक्षा के लिए आय की गारंटी देना, जिससे श्रमिक पर निर्भर व्यक्ति लाभान्वित हो सके। ये प्रणाली एक निश्चित अधिनियम के अंतर्गत लागू की जानी चाहिए, जो व्यक्तिगत अधिकारों और उत्तरदायित्व के प्रति सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य करे। ये प्रणाली सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रशासित की जानी चाहिए। सुरक्षा को भली भांति नियमित करने की दृष्टि से उपलब्ध सुविधाओं के प्रति कर्मचारियों का विश्वास होना आवश्यक है कि आवश्यकता अनुसार उन्हें सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान उपलब्ध होंगे और उनकी किस्म और मात्रा पर्याप्त होगी। भारत में सामाजिक सुरक्षा कैसी है? भारत में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का औद्योगिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ये इस तरह से अपने कामगारों की रक्षा और सहायता के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेतु राज्य को मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाता है। इसलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन सामाजिक सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की गई है। ये प्रभाग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा संबंधी सभी विधानों का प्रशासन और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। भारत के सामाजिक संबंधी सुविधाएं देने के लिए ये अधिनियम बनाए गए हैं। ये जो अधिनियम बनाए गए हैं, ये भारत की सामाजिक संबंधी सुविधाएं देने के लिए बनाए गए हैं। कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं? कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1948, श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित 1948, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, राज्य बीमा संशोधित अधिनियम 1984, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधि व्यवस्थाएं अधिनियम 1952, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम 1984, सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट 1982 आदि। ये सारे अधिनियम बनाए गए हैं भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ये स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है।
ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि कल्याणकारी राज्य के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 39 बताता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 ये भी कहता है सभी नागरिक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका का साधन है। आर्टिकल 43 कहता है अनर्थ या अभाव की दशा में लोक सहायक पाने का अभाव है। आर्टिकल 43 ग्रामों में कुटीर उद्योग को सहकारी आधार पर बढ़ावा देना। पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील कानूनों से सामाजिक सुरक्षा। और आर्टिकल 46 बताता है दुर्लभ वर्गों के लिए यानी SC ST के शोषण से रक्षा। आगे हम जानेंगे महिला और बाल कल्याण के बारे में क्या सुविधाएं हैं। भारत सरकार का उद्देश्य ऐसी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना है जिससे विधानों या कानूनी संशोधनों, मार्गदर्शनों एवं समन्वय द्वारा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को समर्थन मिल सके। ये भाग इससे जुड़े अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। अनुसूचित जाति कल्याण। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अन्य कमजोर वर्गों के संरक्षण और सुविधा कई उपायों को अपनाया गया है। ये भाग इन सामाजिक समूहों के लिए स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जैसे संवैधानिक निकाय संस्थाओं की जानकारी देता है। अनुसूचित जनजाति कल्याण। ये भाग देश की कुल आबादी का 8.14% है और 15% क्षेत्रफल पर निवास करने वाले आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए उनके विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत पर बल देता है। ये भाग अनुसूचित जनजाति कल्याण। पिछड़ा वर्ग कल्याण। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के रूप में वर्गीकृत किया है। ये भाग इनके पिछड़े वर्ग के कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। असंगठित क्षेत्र का कल्याण। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में बुनकर, हैंडलूम कामगार, मछुआरों और बीड़ी निकालने वाले जैसे रोजगारों को शामिल करते हुए उनके कल्याण की असुविधा के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 से लागू किया, जिसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अनेक पहलुओं को शामिल किया गया है। वित्तीय समावेशन। एक पीढ़ी पहले की तुलना में आज की वित्तीय दुनिया बहुत जटिल है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक भाग पर हुआ है। इसी क्रम में विशेष रूप से ग्रामीण नागरिक उपभोक्ताओं को व्यापक वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की जानकारी और उन तक पहुंच बनाने के लिए उन्हें सक्षम करने की जरूरत है। अल्पसंख्यक कल्याण। भारत सरकार ने 29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे की दिशा में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से और अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने के लिए समय नीति, नियोजन, समन्वय और विनियामक ढांचे और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा सुविधा के लिए को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया था। सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण से लेकर के बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, जादू टोना एवं मानव व्यापार आदि जैसे समसामयिक समस्याओं के कारण के साथ उनके निदान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा विषय सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पहलुओं, भोजन का अधिकार, आवास सुरक्षा, रोजगार, पेंशन एवं मातृत्व लाभ आदि की जानकारी देता है। आगे हम जानेंगे मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019।
हाल ही में राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिला उनके विवाह अधिकार संरक्षण के लिए अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये शाहबानोवाद के पश्चात अनियमित मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। इसका प्रमुख प्रावधान है, ये जो अधिनियम लाया गया है, ये 3 तलाक व्यवस्था यानी तलाक के विद्दत को निरर्थक एवं और गैर कानूनी घोषित कर सकता है। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम 3 तलाक व्यवस्था यानी तलाक के विद्दत को निरर्थक और गैर कानूनी घोषित करता है। ये 3 तलाक प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करके 3 साल की कारावास का प्रावधान करता है। 3 तलाक देने या कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने और विवाद को सुलझाने के लिए सहमत हो तो ये अधिनियम निकाह हलाल की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी सुलह हेतु अवसर प्रदान करता है। ये जो अधिनियम है, ये दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने और विवादों को सुलझाने के लिए अगर सहमत हो तो ये अधिनियम निकाह हलाला की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी सुलह हेतु अवसर प्रदान करता है। पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी। पीड़ित महिला अपने अवयस्क बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकृत है। तलाक के विभिन्न रूप क्या क्या हैं? तत्काल 3 तलाक यानी तलाक़े विद्दत, इससे ही न्यायालय में चुनौती दी गई थी 3 तलाक को। इसके तहत जब कोई भी व्यक्ति एक बार में फ़ोन या लिखित संदेश या तलाकनामा में उल्लेख के माध्यम से 3 तलाक उच्चारण करता है तो तलाक को तत्काल प्रभावी माना जाता है, भले ही वो बाद में सुलह का इच्छुक हो। इसमें निकाह हलाला के उपरांत ही पत्नी अपने पति के संग फिर से जीवन यापन कर सकती है। दूसरा रूप है तलाक उल सुन्नतह, यानी तलाक के बाद पत्नी को 3 महीने की इद्दत अवधि का पालन करना होता है और इस दौरान पति पत्नी के साथ समझौता और सुलह कर सकता है। इसलिए मुस्लिमों में विवाह अनुबंध के विघटन का आदर्श रूप माना जाता है। अगला रूप है निकाह हलाला, यानी तलाक के बाद फिर से पति के साथ रहने के लिए महिला को अन्य अपने पूर्व पति से तलाक लेना पड़ता है। केवल इसके बाद ही वो अपने पहले पति के साथ में दोबारा रहने की योग्यता रखती है। शाहबानोवाद, क्या है शाहबानोवाद? शाहबानोवाद मुस्लिम महिलाओं के न्याय की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और व्यक्तिगत कानून पर सामाजिक संघर्ष की शुरुआत थी। ठीक है। इसमें तलाक के बाद न्यायालय द्वारा महिला के पक्ष में 125 के अंतर्गत पति से जीवन निर्वाह प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। तात्कालिक सरकार द्वारा मुस्लिम महिला यानी विवाह विच्छेद अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया, जिसमें सिर्फ 3 महीने के अवकाश के दौरान ही जीवन निर्वाह का अधिकार प्रदान किया गया। भविष्यगामी जीवन निर्वाह रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड पर आधारित रखा गया। इस भेदभावपूर्ण अधिनियम में महिलाओं को जीवन निर्वाह के अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्या है इसका पक्ष में तर्क? 2017 के मूल निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को भेदभावपूर्ण प्रकृति का माना था। 2017 के मूल निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को भेदभावपूर्ण प्रकृति का माना था। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 मुस्लिम महिलाओं को मनमाने तलाक देने की प्रथा से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तत्काल तलाक देने की प्रथा से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कठोर कानून से लैंगिक न्याय और दोषित पति को दंडित करवाने के अतिरिक्त पर्याप्त निर्वाह भत्ता व भत्तों की सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करेगा। भारत में इस कानून को पड़ोसी मुस्लिम देशों के कानूनों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है। भारत जैसे देश में ये दीर्घकाल से ही मांग थी। इस्लामी धर्म ग्रंथों में भी 3 तलाक को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
ये कानून सभी धर्म और स्त्री पुरुषों के मध्य समान नागरिक संहिता स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस अधिनियम की क्या आलोचना है? ये कानून दीवानी चूक को आपराधिक घोषित करता है। अतः ये प्रश्न उठता है कि वैवाहिक त्रुटि की स्थिति में मुकदमा और कारावास के प्रावधान तर्कसंगत है। ये अधिनियम संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि ये दोषी मुस्लिम पुरुषों के लिए 3 साल के कारावास का प्रावधान करता है, जबकि अन्य धर्मों में पुरुषों को ऐसे अपराध के लिए केवल 1 साल का ही कारावास निर्धारित है। साक्ष्य संबंधी मुद्दों के मामले में ये अधिनियम विफल प्रतीत होता है। ये आशंका बनी हुई है कि तलाक और परित्याग की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और सजा हो चुके पति द्वारा फिर से अपनाए जाने की निगरानी करना। पितृत्व अवकाश क्या है, यानी पैटर्निटी लीव क्या होता है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डॉप्ट द्वारा केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिक एक अभिभावक है। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिक या एक अभिभावक है। अपनी संपूर्ण अवधि के दौरान कुल 730 दिनों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। इसकी शुरुआत 6वें आयोग के द्वारा की गई थी। बाल्य देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव के दौरान एक सरकारी महिला कर्मचारी व एकल पुरुष कर्मचारी को पहले 365 दिन का 100% वेतन और अगले 365 दिन का 80% वेतन का भुगतान किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव के दौरान एक सरकारी महिला कर्मचारी व एक एकल पुरुष कर्मचारी को पहले 365 दिन के लिए 100% वेतन और अगले 365 दिन के लिए 80% वेतन का भुगतान किया जाएगा। पितृत्व लाभ विधेयक 2017 की क्या विशेषताएं हैं? मातृत्व लाभ अधिनियम सिर्फ औपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, लेकिन पितृत्व लाभ विधेयक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों के लिए है। यह अधिनियम 32 करोड़ पुरुष कार्यबल को कवर करता है। 2 से कम जीवित बच्चों की स्थिति में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिए पितृत्व लाभ का हकदार होगा। ये दत्तक के साथ 2 सरोगेसी से जन्मे किसी भी बच्चे के पिता के लिए समान लाभों का प्रावधान करता है। सरकार को एक पितृत्व लाभ योजना कोष का गठन करना चाहिए, जिसमें सभी कर्मचारी, नियोक्ता और केंद्र सरकार को योगदान करना चाहिए। पितृत्व अवकाश से बेहतर देखभाल, बेहतर बाल देखभाल, महिलाओं पर काम कार्य का दबाव, कार्यकुशलता अधिक, सकारात्मक प्रभाव आदि लाभ होता है। आगे हम बात जानेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। ये अधिनियम पर आधारित वेतन रोजगार कार्यक्रम है। ये अधिनियम जो है वो वेतन पर आधारित रोजगार कार्यक्रम पर है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों की आजीविका संबंधी सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत वैसे हर परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन निश्चित वेतन सहित रोजगार मुहैया कराया जाता है, जिससे वयस्क सदस्य हाथ से किए जाने वाले अकुशल कार्य करने को तैयार होते हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वर्ष में कम से कम 100 दिन गारंटी शुदा अकुशल मजदूरी रोजगार मांग के अनुसार उपलब्ध कराना, परिणाम स्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली रचनात्मक परिसंपत्तियों का निर्माण, निधन आजीविका संसाधन के आधार को सशक्त करना, सामाजिक समावेशन को अति सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। न्यूनतम बुनियादी आय। आगे हम बात करेंगे न्यूनतम बुनियादी आय यानी मिनिमम बेसिक इनकम के बारे में। न्यूनतम आय समाज कल्याण से संबंधित व्यवस्था है, जो कि परिवार को कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर एक बुनियादी आय की गारंटी देता है। ये सार्वभौमिक बुनियादी आय से भिन्न योजना है। यूबीआई सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से बिना किसी जीविका साधन की जांच या कार्य आवश्यकता वाली एक शर्त रहित
आवधिक नकद हस्तांतरण योजना है। यूबीआई सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से बिना किसी जीविका साधन की जांच किए या कार्य आवश्यकता वाली एक शर्त रहित आवधिक नकद हस्तांतरण योजना है। इस प्रकार एक सीमा तक एमबीआई यानी मिनिमम बेसिक इनकम एक सशर्त यूबीआई या एक अर्ध यूबीआई है। न्यूनतम बुनियादी आय के क्या लाभ हैं? बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय प्रदान करके सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार यदि आय वर्ग के शीर्ष 25% लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाए तो आय अंतरण निर्धरता को 0.5% के स्तर तक लाया जा सकता है, जिससे निर्धनता उन्मूलन संभव है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार यदि आय वर्ग के शीर्ष 25% लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाए तो आय अंतरण निर्धरता को 0.5% के स्तर तक लाया जा सकता है, जिससे निर्धनता उन्मूलन संभव है। प्रायोगिक अध्ययनों से पता चलता है कि अनुपूरक आय से पोषक तत्वों के वेतन, स्कूलों में प्रवेश और बालिकाओं की उपस्थिति, शौचालय निर्माण आदि में सुधार हो सकता है। ये ग्रामीण आय में वृद्धि और बैंक खातों के उपयोग को प्रोत्साहित कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। एमबीआई से की कुछ चुनौतियां भी रही हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं? आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त बुनियादी आय की सर्वसम्मत परिभाषा तय करना कठिन है। तेंदुलकर समिति की 33 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा के अनुसार 12,000 प्रति वर्ष है। इसमें जीडीपी के वर्तमान 4.5% के सब्सिडी भार की तुलना में जीडीपी का 11-12% खर्च होगा। इसमें जीडीपी के वर्तमान 4.5% की सब्सिडी भार की तुलना में जीडीपी का 11 से 12% खर्च होगा। नगद बनाम जन सुविधा। आय सहायता प्रदान करते समय ये माना जाता है कि लाभार्थी अपने विधेयक का बुद्धिमत्ता से उपयोग करेंगे। हालांकि इसमें नकदी के रूप में यानी हानिकारक वस्तु खरीदने में महिलाओं और बच्चों की सुबेदता में वृद्धि, नियंत्रण पुरुष के पास, प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ का मुद्रास्फीति से सुरक्षित न होना जैसी चुनौती भी विद्यमान है। अगली चुनौती है लक्षित बनाम सार्वभौम, यानी इन नगद अंतरण योजनाओं द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यीकरण की तुलना में सार्वभौमिकता सेवाओं के कुशल वितरण की कुंजी है। बुनियादी आय राज्य की क्षमता का विकल्प नहीं है। विकसित देशों में नगद अंतरण वर्तमान सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को पूरकता प्रदान करते हैं। विकसित देशों में नगद अंतरण वर्तमान सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को पूरकता प्रदान करते हैं और इन्हें स्वास्थ्य व शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधानों के अतिरिक्त अलग से प्रदान किया गया है। कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी आना और निरंतर प्रयास के माध्यम से कौशल विकास एवं नियोजनीयता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन में कमी आना। नगद अंतरण की सफलता बैंकिंग प्रणाली के विस्तार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच पर निर्भर है। यह है लक्षित बनाम सार्वभौम। तो यही था हमारा सामाजिक सुरक्षा। अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में हम सामाजिक सुरक्षा के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उन योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यूज़फुल है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।